गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी को जय हिंद और जय भारत। हम क्या करते हैं, आज की करंट पे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शशांक कश्यप। इसके साथ करते हैं स्टार्ट। आज हम करेंगे सबसे पहले स्टैटिक जीके से। किससे करेंगे? स्टैटिक जीके। इसमें क्या करेंगे, आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताएंगे। इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इसमें आप कहोगे स्टैटिक जीके। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें स्टैटिक जीके में हमारा है डीआरडीओ के बारे में हम क्या करेंगे, पूरी तरह से समझेंगे कि डीआरडीओ है क्या चीज़, इसकी स्थापना कब हुई थी, और सबसे बड़ी बात इसके बारे में क्या क्या तथ्य और निकल कर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। इसके साथ क्या करते हैं, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, जिन लोगों को अपडेटेड वीडियो चाहिए अपने करंट अफेयर के लिए, अपने करंट अफेयर तैयार करने के लिए, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है और अच्छा चैनल है आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम डीआरडीओ के बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी? डीआरडीओ की स्थापना। और जिन स्टूडेंट को आता है तो कृपया करके कमेंट में आप अपना बताते जाइए कि हाँ डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में क्या हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसमें कौन कौन सी तकनीकें मिलकर क्या हुई थी, एक हुई थी, इस चीज़ को भी बताया। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी मुख्यालय कहाँ है, और इसके अध्यक्ष। ठीक है स्टूडेंट, ये तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में क्या करना चाहिए, हमें पता होने चाहिए डीआरडीओ के बारे में। तो हम क्या करते हैं, इनके बारे में बताते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली, नई दिल्ली नहीं, सिर्फ ओनली दिल्ली। ओके स्टूडेंट, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी। देखना इसका, इनको नाम क्या है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्या डॉक्टर सतीश रेड्डी क्या इनके अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये सब तो ठीक है, डीआरडीओ मिलकर किन किन से बना है। आप लोगों को शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि डीआरडीओ के अलग अलग संस्थाओं से मिलकर बना है, और ये संस्थाओं का नाम निम्न है। ठीक है, देखिए, तकनीकी प्रतिष्ठान, ठीक है, प्लस रक्षा विज्ञान संगठन, प्लस अब देखिए, अब आप कहते हो डीआरडीओ कितने से मिलकर बना है। देखिए, डीआरडीओ तीन संस्थाओं से मिलकर बना है। कौन सा? तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, ठीक है, तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, प्लस रक्षा विज्ञान संगठन और तकनीकी विकास और उत्पादन निर्देशालय। अब आपसे कभी भी पूछ लिया जाए पेपर में, जो स्टैटिक्स क्वेश्चन आने लगे हैं कि डीआरडीओ के बारे में बताइए, तो आप कैसे कहोगे? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके क्या है? अध्यक्ष है। अब डीआरडीओ किस किस से मिलकर बना है? यह तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, रक्षा विज्ञान संगठन, प्लस तकनीकी विकास और उत्पादन निर्देशालय। मतलब कि ये क्या करता है, उत्पादन का भी क्या करता है, विकास, जैसे कि सेना को मतलब कि अलग अलग प्रकार की चीज़ इसको मॉडिफाई करना, और उसमें क्या करना, रेडार वगैरह इस चीज़ के क्या करना, बनाना। ठीक है, क्या करना, इतनी प्रकार की चीज़ों को बनाना। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें स्टूडेंट्स। आप लोग के लिए बहुत अच्छा चैनल है करंट अफेयर के लिए और भी स्टैटिक्स क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे कि डीआरडीओ के बारे में जाना था, ऐसे ही हम किसके बारे में जानते हैं, एक और टॉपिक के बारे में जानते हैं, फिर अपने क्या करते हैं, करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नौसेना। ठीक है, किसके बारे में जानते हैं? भारतीय नौसेना के बारे में क्या करते हैं? जानते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें होते हैं सर्वोच्च कमांडर, ठीक है, सर्वोच्च कमांडर, स्थापना, इसका मुख्यालय, और क्या है इसके अध्यक्ष। ये चार चीज़ों के बारे में क्या करना चाहिए? अपन को जानना चाहिए। अब स्टूडेंट आप लोग कमेंट में बताइए इसके सर्वोच्च कमांडर कौन होंगे भारतीय नौसेना के? इसके कमांडर होंगे हमारे राष्ट्रपति। कोई एक ऐसा पद देश का सर्वोच्च सबसे अच्छा पद है, मतलब कि राष्ट्रपति बनना एक बहुत बड़ी मतलब वो उपलब्धि होती है देश के लिए। एक देश का पहला व्यक्ति बनना बहुत ज़्यादा मतलब आप कहे जाए, जैसे कि आप अपने घर में सबसे बड़े सदस्य हो और आपके पास जॉब हो, और ऐसी जॉब हो कि आप घर के साथ साथ पूरे राज्य या स्टेट पर कब्जा, मतलब एक तरीके से कब्जा बोले तो अपने आप को सिद्ध कर सके, एक प्रजासत्ता के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में सिद्ध कर सकते हो। तो एक राष्ट्रपति का पद और एक अच्छे इंसान के रूप में आप उभर सकते हो, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, पूरे देश के लिए एक पहला व्यक्ति होता है, और इनकी पत्नी क्या होती है? सेकंड, मतलब फर्स्ट वुमेन, और ये होता है फर्स्ट मैन, ठीक है। इंडिया के पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की आपको मैक्सिमम कितनी होती है? 56, हाँ 56 होती है इनकी मैक्सिमम एज। इसके बाद ये राष्ट्रपति पे पद पर नहीं रह सकते, ठीक है। मतलब कार्यकाल मान लीजिए या इनकी आयु मान लीजिए, आयु 56 हो जाएगी तो इनको पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब शायद कम या बढ़ गई हो तो उसका नहीं पता, मगर इनकी आय है 5 लाख रुपए, क्या है इनकी आय होती है किनकी? राष्ट्रपति की। देखिए आप लोग कितनी चीज़ें बता दी इसमें, है ना। तभी फिर भी आप वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना। ये चीज़ आप गलत है। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय नौसेना के बारे में बता रहे हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना भारतीय नौसेना की। सिर्फ भारतीय नौसेना, पहले जो नेवी थी वो विदेशी थी, मतलब एक तरह क्या था, वो ब्रिटेन के अंतर्गत काम करती थी, जिससे हम गुलाम थे, ठीक है। अंतर्गत क्या करती थी? काम करती थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में इसी को मॉडिफाई करके इसको भारतीय नौसेना के रूप में क्या कर दिया गया? नाम दे दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। अधिकतर एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नौसेना या किसी भी सेना का अधिकतर मुख्यालय दिल्ली, न्यू दिल्ली, बम्बई, नौसेना का होगा, देखिए यहाँ पे दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, और विशाखापट्टनम, मुंबई, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में क्या इसके छोटे छोटे मतलब एक तरह का है स्थापना मुख्यालय के रूप में जाने जाते हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में आया न्यू दिल्ली नहीं दिया हो तो इसके अलावा मुंबई, विशाखापट्टनम, मतलब कोचीन, है ना, इस तरह से क्या होंगे इसके छोटे छोटे मुख्यालय के रूप में जाने जाते हैं। और ये हाल फिलहाल में इसके अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार क्या है इसके अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अध्यक्ष के रूप में क्या होते हैं? जाने जाते। अब आप कहोगे चलो ठीक है, आपने बता दिया कि फिलहाल इसके अध्यक्ष कौन है। उस टाइम इसमें भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ कौन था? कौन? भारत के चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है, कौन थे? सॉरी, ठीक है, ये कौन थे? ये थे एडमिरल रामदास कटारी। एडमिरल रामदास कटारी कौन थे? उस समय भारत के और ये किस समय थे? 1958 में,
1958 में क्या बने थे ये? भारत के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में जाने जाते हैं। कौन चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही क्या करते हैं, आज के हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी लोग पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। ये आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज कि आप लोगों को याद हो सके अच्छे से अच्छा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। और हम जानते हैं कि आप लोग इतने अच्छे हो कि आप हमारा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे और आने वाले समय में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्या किया भारत सरकार ने? क्या कर रही है भारत सरकार? क्या कर रही है? ऊर्जा मिश्रण में क्या कर रही है? प्राकृतिक गैस को, किसको? प्राकृतिक गैस को क्या कर रही है? 15% बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है। जैसे कि आपके घर में आपके घर में जैसे कोई सामान आता है और आपको लगता है कि इस सामान की हमें ज़्यादा ज़रूरत है या इस सामान की हमसे ज़्यादा और मतलब और भी फैमिली में मेंबर उन लोगों को ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो? उस सामान को बढ़ा देते हो। इसी तरह भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, इस चीज़ को बढ़ाने की क्या रखी गई? अपील रखी गई कि हम क्या करेंगे, इसका लक्ष्य रखेंगे कि हम इसको 15% बढ़ा देंगे। इसको प्राकृतिक गैस को क्या कर देंगे, इसका ऊर्जा मिश्रण में क्या कर देंगे, इसको प्राकृतिक गैस को 15% बढ़ा देंगे। और ये लक्ष्य कब तक के लिए रखा है? ये रखा है 2030 तक। कितना कर देंगे हम कर देंगे 15% प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के उत्पादन से। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा भी बताएंगे। और वर्तमान में आप कहोगे कि 15% कर देंगे, अभी वर्तमान में है कितनी? आप कहोगे वर्तमान में प्राकृतिक गैस कितनी है? 6.3%, मतलब कि 3 गुना सीधा करने का क्या रखा है इन्होंने? लक्ष्य रखा। आप ऐसे याद नहीं होगा तो आप सोचोगे 3 गुना करने का क्या रखा? लक्ष्य रखा है। किसके? भारतीय प्राकृतिक गैस को बढ़ाने के लिए कितना? 3 गुना क्या रखा गया? इसका लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे हमें, सबसे बड़ी बात है। और सभी जो स्टूडेंट्स अपने अपने जो भी और दूसरों से जीके जीएस पढ़ते हैं उन लोगों का भी चैनल देख लीजिए, आप हमारा भी चैनल देख लीजिए। आपको जो सा अच्छा लगे चैनल वो वाला आप क्या कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए। इसमें आपको सिर्फ क्या होता है उस डे के बारे में ही न्यूज़ मिलती है। जैसे 6 अगस्त के बारे में आपको इतना डिटेल में बता दिया जाएगा, इतना डिटेल में करंट अफेयर बताती जाएगी कि आप लोगों को पेपर में जाओगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन कितना है, तो आपको 6.3%। लक्ष्य कितना रखा? 2030 तक का। कितने परसेंट का? 15% का। आप बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में आते हैं तो इसमें से आप कर सकते हो, इतना हमें पता है, आप लोगों पर ट्रस्ट है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये राष्ट्रीय गैस ग्रेड क्या होता है? तो राष्ट्रीय गैस ग्रेड वो होता है जिससे क्या होता है कि मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप बिजली का ग्रेड होता है, इससे क्या होता है बिजली की सप्लाई होती है, सब्सिडी दी जाती है, दूसरे लोगों को क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है उनके काम के लिए, या जैसे कि आप कोई कंपनी बनाए हो, ठीक है, जैसे कि आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, और आपको सब्सिडी दे रही है सरकार, उसमें जो भी गैस
या जो भी इलेक्ट्रिसिटी है इस प्रकार की क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही थी। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में के रूप में देगी तो प्रॉब्लम होगी, तो क्या करती है, गैस के रूप में क्या होती है, आपको सब्सिडी देती है। ठीक है, आपको जैसे कि कोई भी थर्मल उसमें चलाना है तो आपको क्या करेगी सरकार, उसमें कुछ अपना भागीदारी रहेगी, जिससे कि क्या होगा, आने वाले समय में सरकार का एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड होता है ना, लिमिटेड वाला आपका होगा उस कंपनी में लग जाएगा कि भारत सरकार द्वारा अधिनियम के इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो भारत क्या सरकार क्या करेगी, उसमें आपको सब्सिडी देगी। मतलब आप पूरी तरह से प्राइवेट नहीं हो, अर्ध सरकारी के रूप में क्या करेगी, सरकार भी उसमें करेगी भागीदारी। मतलब कि आपको फ़ायदा होगा तो सरकार को भी फ़ायदा होगा, आपको नुकसान होगा तो सरकार को भी नुकसान होगा। तो वो क्या होती है, सरकार आपकी क्या करती है, उसमें मदद करती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो मालिक होता है उसको और वर्करों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें होते हैं। तो इससे क्या होता है, आने वाले समय में उस कंपनी के जब चांस होता है तभी सरकार क्या होती है, उसमें सब्सिडी देती है अपनी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप अपने घर में कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पापा क्या करेंगे, उसमें सहयोग देंगे। इसी तरह क्या होता है, सरकार एक बड़े लेवल पर होता है। ठीक है, सरकार क्या करती है, एक बड़े लेवल पर आपको प्रोत्साहन करती है, उसके लिए सब्सिडी देती है, पैसे देती है, और भी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको अच्छे से अच्छा दिखाती है। ठीक है, इसके लिए क्या करेगी, तरल टर्मिनल। ठीक है, और क्या होगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत होगा तरल प्राकृतिक गैस। तरल प्राकृतिक गैस के लिए क्या करेगी, टर्मिनलों की क्या करेगी, विकास करेगी। क्या करेगी, ये टर्मिनलों का विकास करेगी, जिसमें 33,500 किलोमीटर तक क्या करेगी, टर्मिनल लगाएगी। टर्मिनल मतलब पाइप से पाइप जोड़ेगी, जिससे कि आने ले जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना उस पाइप के द्वारा कर सके, पूरे देश में क्या कर सके, ये विस्तारित रूप से कर सके। और जब पीएनजी को घरेलू गैस का आवंटन करेगी, मतलब कि आपको घर पे ही बैठ के क्या देगी, ये पाइप के माध्यम से घरेलू गैस को आपको भेजेगी। ठीक है, क्या करेगी, आपको भेजेगी, इस चीज़ को बताया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट, ये मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आए इस पॉइंट को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, ये क्या है, इसमें बताया गया है कि स्वदेशी उपकरणों को क्या करनी, विकसित करने के लिए क्या करें, IIT रुड़की और DRDO ने क्या की, साझेदारी की। ये क्या करेंगे, स्वदेशी उपकरणों क्या करेंगे, विकसित करेंगे देश के हित के लिए, देश के भारतीय सेना के लिए क्या करेंगे ये, या सेना के लिए क्या करेंगे, ये स्वदेशी उपकरणों को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है क्या करेंगे, स्वदेशी रक्षा उपकरणों का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे और रक्षा प्रौद्योगिकी विकास करने में। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी विकास करने में, स्वदेशी रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने में क्या करेंगे, ये सहायता करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है, ये क्या कर रहे हैं, स्वदेशी, एक जो नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना, स्वदेशी
ये क्या करी, स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायरों का विकास कर रही है। मतलब कि स्वदेशी क्या कर रही है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रही है, जिससे क्या होगा, ये भारत की पूरी तरह से क्या होगी, सुरक्षित फ्रिक्वेंसी होगी, जिसको जरिए हम क्या करेंगे, एक अपना एक अलग रेडियो चैनल या विकास कर सकेंगे, एक फ्रिक्वेंसी क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, जिसके द्वारा जो हमारे ही देश के लोग क्या कर सकेंगे, या भारतीय सेना या गुप्तचर के रूप में क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया कि ये क्या करेगी, स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर का क्या करेगी, विकास करेगी। इससे क्या होगा, आने वाले समय में होने वाली देश की सुरक्षा में क्या करेगी, ये मदद करेगी, बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मतलब कि भारतीय नौसेना में एक रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या हो रही, शामिल हो रही, जिससे क्या होगा, आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा मदद के रूप में क्या होगा, शामिल किया जाएगा। और इस तरह की और भी कोशिश की जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना में एक सुरक्षित विकास का क्या कर सके, आवंटन कर सके। ठीक है, एक भारतीय नौसेना ने देखिए एक बहुत बढ़िया इतिहास रचा है, जिसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में भारतीय नौसेना के ऑल वुमेन एयर क्रू ने क्या रखा, इतिहास रचा। क्या रखा, भारतीय नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू ने क्या किया, रचा, इतिहास रचा। इनके द्वारा क्या किया, एक इतिहास रचा गया, जिसको बताते हैं। आप लोग को इतने गौरव की बात है कि मतलब कि इन्होंने एक 5 लोगों की मतलब क्या वुमेन स्कॉट ने क्या किया, इस चीज़ को अंजाम दिया। इसके तहत बताते हैं, इन्होंने पहला स्वतंत्र ठीक है, इनके द्वारा क्या किया, स्वतंत्र समुद्री टॉरी मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो घूम के, वहाँ का मुआयना करके आना। मुआयना एक तरीके से मुआयना होता है कि जैसे आप गए किसी के घर, ठीक है, और आप गए घूम के वहाँ पे उसके घर में चक्कर लगा के उसको देख के कि ये क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, मतलब सब देख दाख के आप चुपचाप से आ गए, उसको भी नहीं पता कि आप उसके घर गए थे, आपने उसके घर पे क्या देखा, क्या सुना। ठीक है, इसी तरह क्या किया इन्होंने, पहला स्वतंत्र समुद्री टॉरी की इन्होंने, और निगरानी मिशन को क्या किया इन्होंने, पूरा किया। इनके द्वारा किया गया, ये भारतीय नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू ने क्या किया, इस चीज़ को अंजाम दिया। इसके तहत इसकी अध्यक्ष के रूप में कौन थी, या मतलब लीडर किसने किया, इनको कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, क्या नाम इनका, आंचल शर्मा। ठीक है, ये क्या है, ये लेडीज है, वुमेन है। इनके द्वारा क्या किया गया, इस चीज़ को किया गया। जी, इनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने क्या किया, इस चीज़ को अध्यक्षता की, एक तरीके से इसको पूरे मिशन को क्या किया, अपने उस पर संभाला। इनके द्वारा आप अब ये कहोगे, इसमें सबसे बड़ी बात है कि एयर क्रूज में कौन सा वो विमान शामिल हुआ था, तो इसके अंतर्गत INS 314 पोरबंदर, ये INAS
314 पोरबंदर पर क्या किया था ना इन्होंने, इस जगह कौन सा INAS 300 पोरबंदर में इन्होंने क्या किया था, एक ठीक है, इस विमान का प्रयोग किया था INAS 314। ठीक है, इसको कहाँ उतारा इन्होंने, पोरबंदर में उतारा था। एक फाइट लाइन नेवल एयर स्क्वाड है ये। ठीक है, इस स्क्वाड को क्या नाम दिया गया, एक फाइट लाइन नेवल एयर स्क्वाड है ये। ठीक है, जिस चीज़ को आप लोग को बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं भारतीय न्यायाधीश। अपने क्या हुआ, एक न्यायाधीश क्या हो गए, बदल गए। और चांद पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको भी आपको बताते हैं। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, चांद की प्रॉब्लम बताते हैं। चंद्रमा पर ठीक है, चंद्रमा पर दक्षिण कोरिया का अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। चंद्रमा पर दक्षिण कोरिया ने अंतरिक्ष यान क्या किया, लॉन्च किया। इनके द्वारा यह किया गया पहला, ठीक है, इनके दोस्त के द्वारा किया गया पहला अंतरिक्ष यान है। ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया, दक्षिण कोरिया द्वारा क्या किया गया, चंद्रमा पर ऐसा पहला यान क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अभी तक के इतिहास में इनके द्वारा क्या किया गया, पहला यान क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इसकी लागत कितनी है, इसकी लागत है 180 मिलियन। मिलियन क्या है, इसकी लागत है। उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, चंद्रमा की सतह से 62 मील पर क्या करना, घूमना। उसको क्या करना, उसको ऊपर क्या करना, घुमाना। मतलब चंद्रमा के 62 मतलब इसका 62 मील मतलब 100 किलोमीटर ऊपर क्या करना, घूमना चंद्रमा की सतह से। और उसका क्या करना, डाटा को क्या करना, एकत्रित करना, डाटा को क्या करना, संग्रहित करना। उस डाटा को संग्रहित करके आने वाले समय में और अच्छे से मिशन को क्या करना, तैयार करना, उसमें मानव मिशन को भेजना। इनकी क्या है, ये स्ट्रेटजी है, मतलब कि इन्होंने इस तरह से सोचा है। ठीक है, और ये सफल होने पर यह अमेरिका प्लस भारत के अंतरिक्ष यान में क्या होगा, शामिल होगा। मतलब कि इस यान की सफलता पर भारत में क्या होगा, इस चीज़ का इस यान को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और इससे आने वाले समय में होने वाली अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए इसके यान का भी यूज़ किया जाएगा कि ये कितना रिवाइबल है और कितना क्या कर सकता है, ये प्रॉब्लम को कम से कम कर सकता है, जो भी स्पेस में प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, उनके लिए क्या किया गया, इसको बनाया गया। अब चलते हैं अपने न्यायाधीश। अपने 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए, ये सबसे बड़ी आज की न्यूज़ है।
ठीक है। अब आपसे क्या होगा, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन से भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो फ्रेंड्स वीडियो को पहले लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इतने अच्छे करंट अफेयर देते हैं तो कम से कम हमारा तो ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखते हैं, आप हमारा ख्याल रखिए। ये कौन है? जस्टिस उदय यू ललित, ठीक है। इनको कब बनाया जाएगा? इनको बनाया जाएगा 27 अगस्त 2022 को। इस पद पर बैठे हैं और कितने महीने के लिए? 3 महीने से कम समय के लिए। 3 महीने से कम समय के लिए क्या करेंगे? ये बैठेंगे। 3 महीने से कम समय के लिए क्या करेंगे? इस पर बैठेंगे। और यह इनकी एक बात खासियत है, यह ऐसे दूसरे वैसे व्यक्ति हैं, ये सेकंड ऐसे व्यक्ति हैं जो वकील से जज बने। क्या बने? ये वकील से क्या बने? जज बने। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। और इनके द्वारा सीकरी में 1971 से 1973 के बीच CGI थे। मतलब जज की जो कमेटी होती है ना, एक तरीके से जज कमेटी में क्या थे? ये शामिल थे। मतलब कि कहा जाए कि एक जज के रूप में पहले ही क्या हो गए थे? नियुक्त हो गए थे। मतलब इनकी प्रतिभा को पहले ही क्या कर लिया था? लोगों ने देख लिया था, ठीक है। इसीलिए क्या हुई, भारत के जो 49वें न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उदय यू ललित हैं। इन्होंने 27 अगस्त को क्या किया जाएगा? ये अपनी उस पद पर बैठेंगे और 3 महीनों से कम समय के लिए बैठेंगे। मतलब इनको 90 दिन भी पूरे नहीं होंगे, ठीक है। और ये सेकंड ऐसे वकील हैं जो डायरेक्ट क्या बने? जज बने, ठीक है। और ये सीकरी 1971 से 1973 के बीच CGI थे ये, ठीक है। ये कहते CGI थे, ठीक है। और स्टूडेंट आज विदा लेने का समय हो गया है, तो आप लोग के लिए यहीं तक। और आने वाले समय में आप लोग को और अच्छी वीडियो मिलेगी। मैथ्स की भी वीडियो क्या करूँगा मैं अपलोड करूँगा उसकी SDRF की, तो वो भी आप देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।